नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नवी क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ हटके जो है एक नोटिफिकेशन लेकर के आई है, जो कि थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकली हैं, उनके रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और इसमें जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी की ये वैकेंसीज निकली हैं और डिफरेंट स्टेट्स में जो है वेरी करती हैं कि किसी स्टेट में कुछ वैकेंसीज है, किसी में कितनी है। तो वो सब मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, फी क्या है, सारी चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो स्कूल्स हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनको मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है वो इनको चलाती है। तो इसके अंडर ये आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। और ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कूल्स खोले गए हैं। तो आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ जो है आपको किस पेज नंबर पर इसमें क्या चीज़ दी हुई है, क्या क्राइटेरिया है, सारा आपके साथ इसमें डिस्कस किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले जो मेन बात करते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या है इनकी, तो स्टार्टिंग डेट जो है ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल से। ये वैकेंसीज आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो इसके अंदर जो है आप ये चीज़ ध्यान दें कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है आप ये फॉर्म्स फिल कर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फी पेमेंट के लिए जो है लास्ट डेट वो आपको 1 मई दी गई है, 1 मई तक। और जो फीस रहेगी वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है 2000 रुपीज़ है। पीजीटी टीजीटी के लिए जो है सभी कैटेगरीज के लिए वो है 1500। और जो इनमें जो है कुछ लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें जो फीस है उसमें कुछ छूट दी जाए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि बाकी वैकेंसीज में देखने को मिलता है, इन्होंने कोई छूट यहाँ पर नहीं दी है। सिर्फ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको इनमें छूट दी गई है, तो उनको कोई फ़ी पे नहीं करना है। बाकी सबको जो है इसमें 2000 जो है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए और 1500 जो है वो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के लिए दी गई है। और जो भी अगर आपका कुछ डेटा जो है वो इनकरेक्ट होता है, कोई आपको करेक्शन आप एप्लीकेशन फॉर्म में करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो 4 से लेके 6 मई तक आप करेक्शन के लिए इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम है, वैसे तो देखो कि कोरोना की वजह से जो है सारे एग्ज़ाम जो हैं वो डिले हो रहे हैं, लेकिन जो टेंटेटिव डेट आपको दी गई है इस एग्ज़ाम के लिए वो मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो सकता है। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो रहेगी वो इसकी 3 आवर्स रहेगी और 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर हम कि इसकी आपको जैसे और किसी भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन, तो सारा प्रोसीजर वही है कि आपके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कैफ़े से या कहीं से भी आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो फिर आपको ये दिक्कत होती है कि अगर वो अपनी ईमेल आईडी वहाँ पर फिल कर देते हैं तो उस केस में फिर जो है नोटिफिकेशन कुछ भी आती है, अपडेट्स कुछ भी आती हैं तो वहीं पर आती हैं। तो आप अपनी ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है उसमें फिल करें। आपको इसमें एक जो इमेजेस स्कैन करके डालनी है वो है आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि कलर हो सकता है या फिर ब्लैक एंड वाइट, लेकिन आपको मास्क रिमूव करके फ़ोटो क्लिक करवाना है और फिर उसको आपको अपलोड करना है। और कैंडिडेट के साइन जो है और फाइल का साइज़ ध्यान आप रखिएगा कि कितने साइज़ जो है कितना इसमें अलाउ किया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स अगर ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के अंडर कर रहे हैं अप्लाई, उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है इसके साथ अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको, आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ है, आपके किस स्टेट के परमानेंट जो भी है डोमिसाइल है, वो आपको अटैच करना होगा। और फ़ी जो है आप इन किसी भी बैंक के थ्रू जो इसमें या ऑप्शन दिए गए हैं
उनके थ्रू आप पे कर सकते हैं। और आपको जो है फिर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसकी कॉपी जो है अपने साथ आपको एक सेव करके एक रखनी है, चाहे तो आप उसकी हार्ड कॉपी लगा सकते हैं। अगर बात करें कि जब एग्ज़ाम के दौरान आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो आपको दिया गया है कि एग्ज़ाम के अंदर आप एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन जो है कैरी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तो आपका होगा ही, ये तो मेन है। एडमिट कार्ड के अलावा जो है आप एक बॉल पॉइंट कैरी करेंगे। बॉल पॉइंट पेन जो है आपका ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन चलेगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो आप कैरी करेंगे। एक आपको फोटोग्राफ एडिशनल लेकर के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाली। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपनी शुगर टेबलेट्स या फ्रूट्स कैरी कर सकता है। और जो भी है, किसी भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसकी सारी जो डिटेल्स हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट की उनसे गो थ्रू जरूर हो जाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो हैं, इन ये एसटीज के लिए जो है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये खोले गए स्कूल्स हैं। तो इनका मेन मोटिव जो है ये 1999 में स्टार्ट हुए थे कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पीपल हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट हो, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो चलो इसके अलावा जो ध्यान देने योग्य जो मेन बातें हैं वो हम इसमें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए पे स्केल जो रहेगा वो आपको यहाँ मेंशन किया गया है कि प्रिंसिपल के लिए जो है वो लेवल 12 रहेगा। और जो आपका बेसिक पे है वो कहाँ से कहाँ तक जो है, आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो आप ये देखिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए ये रहेगा, पीजीटीज के लिए और टीजीटीज के लिए ये। अब देखिए कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। इन ओवरऑल जो है 3400 वैकेंसीज हैं, लेकिन उनका जो है डिवीज़न किया हुआ है, तो वह वो भी हम आपको बताएंगे। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी इसके लिए एक ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आगे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपने पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है तो आप उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आपके पास जो है कुछ सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं, आप वहाँ जाकर जो है इसके एक बार चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे दिया जाता है। या साइट पर भी जो है आप एनटी की ये चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, एक्सेप्ट द जो भी आपको लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो होंगी वो तो सिंपल उसी लैंग्वेज में आएंगी। बाकी का जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा। और एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि प्रिंसिपल्स के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने मार्क्स का होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि यूजुअली होता है नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी। और नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से होगी कि करेक्ट के लिए आपको जो है अगर 1 मार्क अलॉट किया जाता है तो 0.25 जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सभी पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया जो है वो सेम है। और इसके अंदर जो है, अब अगर आगे बात करें तो पीजीटीज़ की जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स मिलेंगी वो पीजीटी या टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। पीजीटी के लिए जो है आपका सीटेट जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि सीटेट तो टीजीटी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है और प्राइमरी के लिए, तो पीजीटी के लिए वो नहीं है। और आपके लिए ये सब्जेक्ट्स कितने क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन 1 मार्क की होंगे। ओवरऑल जो है आपका सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो 80 मार्क्स की आएगी। और 160 का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, 160 मार्क्स का, जिसमें हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और जो इनकरेक्ट होंगे उनके लिए 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 0.25 उसके लिए काट लिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो है टीजीटी में है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो 100 मार्क्स की है। आपका सब्जेक्ट जो है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसके क्वेश्चंस जो हैं वो 100 मार्क्स के आएंगे। तो सिलेबस जो है वो भी इसमें बताया गया है। आपको हर चीज़ इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके दी है। आप पूरा पढ़ ली, इसको अप्लाई करने से पहले सारी हर जो सिंगल चीज़ है आप उससे पूरा गो थ्रू हो जाएं, ताकि कोई भी जो है आपको बाद में ये ना मिले। और रफ शीट जो होती है
रफ शीट वैसे तो क्योंकि पेपर जो है आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो जो कैंडिडेट्स पहले ऑनलाइन पेपर दे चुके होते हैं उनको तो पता है कि जो भी सेंटर होता है आपको इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो वहाँ पर रफ शीट देते हैं। और जो नहीं, अगर किसी ने अगर कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया है तो उनको बता दें कि रफ शीट जो है आपके टेस्ट सेंटर में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अपर एज लिमिट जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 50 है। और जो देखिए, अगर SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें एज में छूट दी गई है, तो वो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। और वाइस प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो है 45, PGT के लिए 40, और जो आपका TGT है उसके लिए 35 ईयर्स है। और मेन बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसके PGT और TGT के लिए जो है आपके लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है 10 ईयर्स और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है 3 ईयर्स जो है आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आपका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको, आपने मास्टर डिग्री उसमें की हो, अगर आपको दिया गया है आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। कि जैसे आप PGT इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, हिंदी के लिए कर रहे हैं, मैथ के लिए कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप लिए कर रहे हैं अप्लाई, उसमें आपको मास्टर डिग्री उस होल्डर होना चाहिए। और उसके अलावा जो है आप इसमें PGT अगर IT के लिए कर रहे हैं तो आप BTech होल्डर हैं या MCA आपने किया है, MSc किया है, सब इसके लिए MTech किया है, सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आपके लिए जो कंपलसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो है B.Ed जो है इसके लिए कंपलसरी है। लेकिन सभी कैंडिडेट्स एक चीज़ अच्छे से नोट करेंगे कि B.Ed जो है बाकी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो PGT IT की पोस्ट है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की है, उसके लिए ये B.Ed कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है यहाँ, तो उनको B.Ed से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो उनको उन और दूसरी चीज़ कि आप जो है दोनों ही लैंग्वेजेस में अच्छे से पढ़ा सकें, हिंदी और इंग्लिश, उसमें प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। TGT की अगर बात करें तो आपको इन्होंने दिया है कि या तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो NCERT से, या फिर जो है आपकी बैचलर डिग्री आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और अच्छे से आप देख लें कि अगर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि इसमें भी आपको B.Ed जो है वो कंपलसरी दी गई है, तो B.Ed उसकी इसमें कंपलसरी है, क्योंकि IT की पोस्ट इसमें नहीं है, तो किसी भी कैंडिडेट को B.Ed से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। और जो सीटेट होता है, या तो आपके पास जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है, तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करें तो उसका आपके पास जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आप ने वो क्लियर किया हो, या फिर जो है सीटेट का सेकंड पेपर जो कि TCT के लिए होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप प्रोफिशिएंट हो। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 30 अप्रैल जो है ये उसकी इसके हिसाब से 30 अप्रैल 2021 ये इस डेट के हिसाब से आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी। और कट ऑफ मतलब डेट ये है एज के लिए। और बाकी जो कंडीशंस है वो यहाँ पर भी सेम है कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपने प्रोवाइड की है तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और आपको डिबेयर किया जा सकता है। और देखिए, जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वहाँ पर लिखा गया था कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया था, तो अनरिजर्व्ड के लिए मैंने बता दिया था। बाकी जो है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स में एज में कंसेशन होगा, OBC वालों को 3 इयर्स में होगा, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय है उसको 5 ईयर मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है जम्मू कश्मीर का कोई रेजिडेंट है तो उसको 5 इयर्स का मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है आप देख सकते हैं। और अगर डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको ये मिलेगा। देखिए, बाकी जो है आप सारी डिटेल्स की किस किस को मिलेगा किसको नहीं, अगर आप जिस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं आप उस हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे कि
जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अगर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के अंडर वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए जो हर स्टेट है वो अलग अलग क्राइटेरिया अपना डिसाइड करती है कि आपकी इनकम जो है कहाँ तक होनी चाहिए। तो यहाँ जो है अगर आपकी ग्रोस एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम है तो आप जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर आते हैं। और बाकी जो है अगर इनकम के अलावा बात करें तो अगर 5 एकड़ जो है आपके पास ज़मीन है या उससे कम है, 5 एकड़ से कम जो है या इतना प्लॉट, ये मतलब कि जो है मेन बात इनकम की आती है तो वो आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है सर्टिफिकेट आपके पास इसका होना चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है ये इनको प्रोवाइड करवाना होगा। और फिर अगर बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो मैंने बताया था आपको अटैच करना ही है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के भी आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। फ़ी भी मैंने आपको बता दी थी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी है, और जो फ़ी कंसेशन जो दिया जाएगा वो सिर्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने जो है कोई भी फीस में छूट नहीं दी है। तो सिर्फ जो छूट इन्होंने दी है वो है जो भी SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ उनको फ़ी से एग्जेम्प्ट किया गया है, कोई भी आपको फ़ी उसके लिए पे नहीं करनी है। तो फ़ी वाला स्टेप जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो और आगे बात करें कि इन्होंने आपको सिलेबस भी दिया गया है, इन्होंने बताया है कि किस सब्जेक्ट के लिए जो है क्या सिलेबस रहेगा वो भी है। और कुछ ये भी बताया गया है कि अगर टाई होता है मार्क्स में तो उसको कैसे ये टाई ब्रेक करेंगे, तो किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस देंगे। दूसरा है कि एनालिटिकल एबिलिटी में फिर भी अगर टाई ब्रेक नहीं होता है तो फिर एनालिटिकल एबिलिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। वाइस प्रिंसिपल के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा और सेकंड क्राइटेरिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन को है। फर्स्ट जो है इसमें प्रिंसिपल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को है एंड सेकेंडली लॉजिकल रीजनिंग को है। तो ये देखिए, और जो भी पीजीटी के लिए अगर ये भी क्राइटेरिया नहीं होता है तो फाइनल लिस्ट जो भी प्रिपेयर होगी तो उसमें किसी भी कैटेगरी के लिए आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वो किसी के साथ टाई होते हैं, क्लैश करते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है जो एज में सीनियर होगा उसको मिलेगी और सेकंड प्रेफरेंस जो है फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो और फिर आगे आप जो भी है सारा आपको दिया गया है कि क्या क्या जो है सिलेबस रहेगा। तो आप सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए भी और बाकी जो भी हैं सब जिस भी आप कैटेगरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे सब के लिए आपको दिया गया है कि किस तरह से मतलब कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको दी गई हैं। तो देखिए सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं या नहीं है। तो आप ये ज़रूर आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से गौर से देखिएगा कि जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपकी सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं या नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो स्टेट्स हैं उनमें जो है किसी सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं और किसी की नहीं है, और किसी कैटेगरी की हैं कितनी अनरिजर्व वैकेंसी है, कितनी SC ST OBC या EWS के अंडर वैकेंसी है। तो ये जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस आपका सिलेक्शन जो है वो जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी स्टेट वाइज की जाएगी और आपके जो सब्जेक्ट वाइज है कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो आप अपने ये ना हो कि आप अप्लाई कर दें आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और जो है ऐसा ना हो कि वहाँ पर वैकेंसी ही उस सब्जेक्ट की ना हो। तो ये आपको खुद ध्यान से देखना है। पूरा जो भी नोटिफिकेशन ये इन्होंने दी है डिटेल नोटिफिकेशन ये मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप इसको पूरा पढ़ के ही आप अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कुछ भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी जो इन्होंने है बहुत अच्छा मुझे लगा कि सब चीज़ों के लिए इन्होंने अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में या पेमेंट में कहीं भी दिक्कत आती है
तो आप ये अच्छे से इनको ये नोटिस में इनके ला सकते हैं और आपको जल्दी ही उसका सोल्यूशन ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट। और अगर आगे भी अगर कोई मुझे लगा कि कुछ ऐसी अच्छी वैकेंसीज आएंगी जिनके लिए अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो और आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर वो शेयर करेंगे। थैंक यू।